अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक डेवलपमेंट ये हुई है कि फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस में वफाकी हुकूमत ने एक जवाब जमा करवाया है और उस जवाब की रोशनी में ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद आने वाले वक्तों में साबिक DGISI फैज़ हमीद के हवाले से कोई बड़ी डेवलपमेंट या बड़ा ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है। वफाकी हुकूमत की जानिब से फैज़ाबाद धरना रिव्यू केस में जो ये जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया है, इसमें यह कहा गया है कि हमने 3 रुकनी स्पेशल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी है और उस 3 रुकनी स्पेशल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दिफा, एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला और ISI के डायरेक्टर शामिल होंगे। ये 3 रुकनी कमेटी ज़िम्मेदारान का तयन करके रिपोर्ट जो है वो मुरतब करेगी। अब आते हैं इसके TORs के ऊपर कि जो कमेटी है इसके ज़िम्मा क्या है, इसको ज़िम्मेदारी क्या सौंपी गई है। तो इसके TORs जो हैं वो 6 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। पहला पॉइंट ये है कि तमाम शवाहिद का जायज़ा लिया जाएगा और दूसरा फिर उसके बाद मुतलका गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। ये पॉइंट 2 जो है इसके ऊपर हम आखिर में इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। जो पॉइंट 3 है इस TOR का वो ये कहता है कि मवाद का जायज़ा कवानीन, रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ के तनाजुर में लिया जाएगा। और पॉइंट 4 या जो TOR नंबर 4 है, जो ज़ाब्ता कार नंबर 4 है, उसमें यह है जी कि किरदारों का तयन किया जाएगा। और 5वां ये है कि सिफारिशात के साथ रिपोर्ट पेश की जाएगी। और छठा TOR ये है कि इसमें दीगर इश्यूज़ को भी देखा जाएगा। वफाकी हुकूमत की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन TORs की रोशनी में कमेटी का पहला इजलास 26 अक्टूबर को यानी कल हुआ और 3 रुकनी कमेटी अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट वजारत दिफा को 1 दिसंबर को पेश करेगा और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हमें जमा करवाने की इजाज़त दी जाए। ये तो हो गए जनाब 2 सफ़ात पर मुश्तमिल वो जवाब जो वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया है। अब एक सवाल ये आता है जो मैंने TOR नंबर 2 का जिक्र किया कि मुतलका गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। अब इस वक्त जो एक पीस ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड के ऊपर है उस धरना फैज़ाबाद धरना, जिसकी बाद जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा, उनको सदारती रेफरेंस का भी सामना करना पड़ा था। तो इस वक्त जो रिकॉर्ड के ऊपर है वो है एक मुआहिदा, और ये वो मुआहिदा है जो उस वक्त की TLP क़यादत के साथ हुआ और उसमें दस्तखत करने वाले अफराद के नाम आपसे शेयर करते हैं। उस वक्त वज़ीर दाखिला थे जनाब एहसन इकबाल साहब, फिर साबिक सेक्रेटरी दाखिला थे, फिर उसके बाद जो दूसरी साइड पे थे खादिम रिजवी साहब मरहूम फ़ौत हो चुके हैं, पीर अफजल कादरी, मोहम्मद वहीद नूर, और फिर एक इसमें जनाब थे उस वक्त के DGC फैज़ हमीद। ये वो नाम हैं जो उस वक्त रिकॉर्ड के मुताबिक जो है इन्होंने उस मुआहिदे के ऊपर दस्तखत किए और फिर TLP के जो कारकुनान हैं उन्होंने फिर जो मरकज़ी शराइत हैं वो खोल दी थी। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने रखते हैं कि ये एग्जैक्टली हुआ क्या था। हुआ कुछ यूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में जो 2013 से 2018 तक था, इसमें जहाँ पे PTI की जानिब से धरने होते रहे, वो पूरा प्रोसेस ख़त्म हुआ जब, तो फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने जो कागजात नामजदगी है उसमें एक तरमीम की। उस तरमीम में उनसे एक गलती हुई, उस गलती को बाद में सुधार दिया गया, लेकिन उसके बावजूद TLP के कारकुनान फैज़ाबाद के पुल के ऊपर आके बैठ गए। तमाम मरकज़ी शाहराहें बंद कर दी गई। स्कूल गोइंग बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, मरीज़ हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे थे, मुलाजिम पेशा अफराद मुलाजमत पर जाने में उनको दुश्वारियाँ थीं। ये वो तमाम इश्यूज़ जब चल रहे थे, इसी दौरान ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। उस वक्त जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में एक बेंच एक केस की समाअत कर रहा था। तो दौरान समाअत ये बताया गया कि एक वकील इसलिए नहीं सुप्रीम कोर्ट पहुँच सके क्योंकि तमाम शाहराहें बंद हैं। इसके ऊपर फिर कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, नोटिस ले लिया और फिर उसके बाद इस केस की प्रोसीडिंग शुरू हो गई। तो जब ये केस टेकअप हुआ, केस पर समाअत होना शुरू हुई, तो फिर उसके बाद एक जजमेंट दिया गया और उस जजमेंट में ये कहा गया कि उस वक्त की मिलिट्री क़यादत को ये कहा गया कि आप अपने जो मातहत लोग हैं
ان کو اس بات کا پابند بنائیں کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہ لیں، بلکہ آئین اور قانون کے مطابق اپنی حدود میں رہ کر کام کریں۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس پہ پھر رد عمل کے طور کے اوپر موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک صدارتی ریفرنس آیا۔ اس ریفرنس میں نہ صرف موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بلکہ ان کے اہل خانہ کو بھی انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ ٹرولنگ شروع ہو گئی سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس وقت اس ٹرولنگ میں جو سب سے پیش تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان آپ کہہ سکتے ہیں ان کو، یا آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے۔ اور پھر ایک پوری ایک کمپین شروع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جب یہ ریفرنس موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اوپن کورٹ میں چیلنج کیا تو پھر میڈیا کے اوپر پابندیاں لگنا شروع ہو گئیں۔ اوپن کورٹ میں پروسیڈنگ شروع ہوئی تو اکثریت میں میڈیا اس پورے ایونٹ کو ایگزیکٹلی رپورٹ نہ کر سکا، اور پھر وہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر صورتحال یہاں تک پہنچی۔ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں تو انہوں نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا۔ پہلی ہیئرنگ کے اوپر وہ یہ سوال اٹھاتے رہے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ اس کے ذمہ داران کون ہیں، اس کے پیچھے کون تھا۔ یہ وہ سوال ہیں جس کی اب کھوج لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جو سماعت گزشتہ ہوئی تھی اس پہ رضاکارانہ طور کے اوپر وفاقی حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم فیض آباد دھرنا فیصلے کے اوپر امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ اسی کی کڑی لگ رہی ہے کہ یہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے۔ لیکن بہرحال ایک سوال اب یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے، فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی، اسپیشل فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی، کیا سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اس رپورٹ کو ایکسیپٹ کرے گا؟ کوشچن نمبر 1۔ اور پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ کمیٹی اس حد تک با اختیار ہے کہ یہ اگر ضرورت پیش ہوئی، ضرورت محسوس ہوئی تو سابق DGI فیض حمید کو بلا کے پوچھ سکے؟ اور ویسے بھی کچھ خبریں جو پہلے ادوار میں چلتی رہی ہیں، جب فیض حمید ریزائن دے گئے تو اس وقت کہ بھائی میرا کوئی بھی عمل جو ہے وہ انڈیویجول نہیں تھا، تو کیا اس کے پیچھے پھر کچھ اور لوگ بھی آئیں گے؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو بہرحال ہو سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کے اوپر آنے والے دنوں میں کوئی اہم ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان پر مشتمل 3 رکنی بینچ 1 نومبر کو اس کیس پر سماعت کرنے جا رہا ہے۔ وزارت دفاع اپنا جو ریویو ہے وہ واپس لینے کے لیے درخواست سپریم کورٹ میں جمع کروا چکا ہے۔ IB نے بھی کہا ہے کہ وہ واپس لینا چاہتے ہیں ریویو، PTI بھی واپس لے چکا ہے، پیمرا کی جانب سے بھی ایک جواب اور الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی ایک جواب سپریم کورٹ میں جمع کروایا گیا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔